Good morning, BA second year economics students. Good morning all of you. हम लोग एडम स्मिथ ही पढ़ रहे थे और आज हम फिर वही कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने PDFs अभी तक दिए हैं उनका छोटा सा जस्ट आपको बताते हुए एवरीडे मैं एक PDF तो दे ही रही हूँ, उसका जस्ट बताते हुए मैं आप लोगों को आज आगे लगभग 2 दिन का एक साथ मैं आपको ये PDF जो आज मैं PPT दे रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पर और एडम स्मिथ की बाकी थ्योरीज़ पर मैं कोशिश करूँगी कि सारा ही कवर कर दूँ। सो एडम स्मिथ, जैसे हमने पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, आर्थिक स्वाधीनता तथा सरकारी हस्तक्षेप कर लिया था, एकाधिकार एवं वणिकवाद कर लिया था, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण कर लिया था, मुद्रा तथा मूल्य निर्धारण का सिद्धांत हमने कर लिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आर्थिक विचारों के बारे में जो मुख्य उनके द्वारा दिए हुए हैं, जैसे वितरण का सिद्धांत है, कराधान है, पूंजी का सिद्धांत है, एट्सेट्रा, तो हम आज कंप्लीट कर देंगे एडम स्मिथ को। तो वितरण का सिद्धांत, इसमें देखिए आप कि स्मिथ ने अपनी पुस्तक में वितरण के किसी स्वीकृत सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रथम खंड के ही अंतिम 3 अध्यायों में उन्होंने वितरण संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर उनके वितरण संबंधी सिद्धांत को समझा जा सकता है। स्मिथ जब विनिमय मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत के बराबर होता है। वस्तु का उत्पादन करने में श्रम, भूमि तथा पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सामूहिक उत्पादन में से श्रम की मजदूरी, भूमि को लगान तथा पूंजी को लाभ मिलता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो इन तीनों का विवेचन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लगान को लेते हैं। लगान में अगर हम बात, तो स्मिथ ने लगान पर कोई स्पष्ट एवं निश्चित मत प्रकट नहीं किया। लगान संबंधी उनके विचार परस्पर विरोधी प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने एक तो लगान एक एकाधिकारी की कीमत है उन्होंने कहा, और इस पर उन्होंने कहा कि स्मिथ के अनुसार लगान भूमिपति की आय है और उसका भुगतान काश्तकार करते हैं। जब देश की सब भूमि कृषि कार्य में शामिल कर ली जाती है, कोई भी भूमि का टुकड़ा बेकार नहीं होता, तब भूमि का स्वामी जो एकाधिकारी होगा लगान मांगेगा। उन्हीं के शब्दों में भूमि का लगान भूमि के उपयोग की कीमत मानी जाती है। स्वाभाविक रूप से एकाधिकारी की कीमत मानते हैं। स्मिथ का विचार था कि लगान की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति, स्थिति आदि के कारण बदलती रहती है। लगान का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कीमत का प्रभाव लगान पर पड़ता है, क्योंकि भूमि का जो स्वामी कीमत में से मजदूरी तथा लाभ चुकाने के बाद जो कुछ बचता है उसे ही प्राप्त कर पाता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इनका। सेकंड है लगान प्रकृति का पुरस्कार है। दूसरा उनका विचार था कि लगान प्रकृति का पुरस्कार है। तो स्मिथ के शब्दों में लगान प्रकृति की उन शक्तियों का परिणाम समझा जाना चाहिए जिन्हें भूस्वामी किसान को इस्तेमाल करने के लिए देता है। उनके अनुसार लगान, मजदूरी तथा लाभ जिन्हें भूस्वामी किसान को इस्तेमाल करने के लिए देता है, मतलब लगान, मजदूरी तथा लाभ तीनों कीमत पर प्रभाव डालते हैं तथा इन तीनों का जोड़ ही खाद्यान्न की कीमत होगी। यानी खाद्यान्न अगर का जो कॉस्ट निकाली जाएगी उसमें लगान डाला जाएगा, मजदूरी डाली जाएगी और उसका लाभ ऐड किया जाएगा, तब जाकर के हम मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ ग्रेन्स हैं, जो फूड है, जो हम खाते हैं, जो गेहूँ है, उसकी कीमत मार्केट में उस हिसाब से आएगी।
लगान प्रकृति को उदारता एवं दया का पुरस्कार प्रकृति की उदारता एवं दया का पुरस्कार माना जाता है तथा भूमि की स्थिति एवं उर्वरा शक्ति में भिन्नता के आधार पर लगान में अंतर पाया जाता है। तो लगान को इफेक्ट करने वाले कौन से तत्व बताए इन्होंने? भूमि की उर्वरा शक्ति है ना, और जिसके कारण भूमि में अंतर आता है, और भूमि की लोकेशन। तो भूमि की स्थिति एवं उर्वरा शक्ति में भिन्नता, इसके कारण लगान में अंतर पाया जाता है। स्मिथ के कीमत तथा लगान के बारे में विचार जो थे वो बहुत पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने कोशिश तो की अपने एक निश्चित तौर पे जो उन्होंने जो अनुभव किए, जो प्रैक्टिकल अनुभव किए, उस आधार पर एक अपने विचार बात सामने रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनको इलेबरेट नहीं किया था, उनको बहुत ज़्यादा उनका विवेचन नहीं किया था, और इसीलिए उसमें अस्पष्टता बनी हुई थी। कहीं वे कीमत को लगान का एक कारण बता देते थे और कहीं वो कीमत को लगान का एक परिणाम बता देते थे। तो ये विरोधाभासी इनकी इसमें सामने आता है लगान के संबंध में विचार में, कि कहीं तो कीमत को लगान का एक कारण बता रहे हैं, यानी कि लगान के कारण मतलब कीमत है, और कहीं वो कह रहे हैं कि वो ये लगान जो है वो कीमत का परिणाम है, यानी कि कीमत की वजह से लगान है। सो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था। सेकंड है मजदूरी। एडम स्मिथ ने मजदूरी का कोई स्पष्ट सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, परंतु उनके ग्रंथों में उन सभी सिद्धांतों का संकेत मिलता है जिन्हें बाद में माल्थस, रिकार्डो, मिल, माल्थस आप जानते हैं, माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी, अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। माल्थस है, रिकार्डो का मैंने कई बार जिक्र किया, रिकार्डो की रेंट थ्योरी भी फेमस है, रिकार्डो की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी भी फेमस है। मिल, ये जेएस मिल, जिनका इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत अच्छा सिद्धांत है। तो आदि ने विकसित किया है किसके? एडम स्मिथ के ही सिद्धांतों को बाद में इन लोगों ने विकसित किया। और मजदूरी के संबंध में भी, मजदूरी के निर्धारण के विषय में स्मिथ के जो विचार थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, आप ए करके लिखें चाहे। ए, जीवन निर्वाह सिद्धांत। स्मिथ के अनुसार दीर्घकालीन काल में मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे कि श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त हो। इसी विचार को लेकर बाद में रिकार्डो ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये तो आपकी वो हो गई मजदूरी वाली बात। सेकंड है बी, यानी मजदूरी कोष सिद्धांत। स्मिथ का मत था कि मजदूरी की मांग आंतरिक संपत्ति के कोष पर निर्भर होती है। मजदूरों की मांग जो होती है वो आंतरिक संपत्ति के कोष पर निर्भर होती है। मजदूरों की मांग तभी बढ़ सकती है जब मजदूरी कोष बढ़े। मजदूरी एक कोष पर निर्भर करती है, तो इसलिए मजदूरी जो है वो एक कोष पर निर्भर करती है। अगर उसके पास में एक कोष है तो उसके आधार पर उन्हें मजदूरों की जो मांग है वो आंतरिक संपत्ति के कोष पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब मजदूरी एक कोष पर निर्भर करती है। तो इसमें मजदूरों की मांग तभी बढ़ सकती है जब मजदूरी के कोष बढ़ जाएं। तो ये इन्होंने कोष की बात कही कि आंतरिक संपत्ति के कोष पर निर्भर करती है। और ये तो ब हो गया, और स है मांग पूर्ति का सिद्धांत। स्मिथ के अनुसार मजदूरी एक मूल्य है जो मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग। तो श्रम की पूर्ति जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर निर्भर करती है उन्होंने कहा, तथा श्रम की मांग देश में अतिरिक्त स्टॉक पर निर्भर होती है। तो स्मिथ के अनुसार मजदूरी की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। कार्य का संतोषप्रद होना, कार्य सीखने का व्यय, कार्य का स्थायित्व, मजदूर पर विश्वास आदि मजदूरी को प्रभावित करते हैं। फिर है लाभ एवं ब्याज। स्मिथ के अनुसार उत्पादन का तीसरा भाग पूंजी का पुरस्कार है। उन्होंने ब्याज व लाभ प्राप्त करने वालों में कोई विशेष अंतर नहीं किया। उस युग में पूंजी लगाने वाले ही व्यवस्थापक होते थे, अतः उसे ही लाभ व ब्याज दोनों मिलते थे। उत्पादन के सब खर्चे निकालने के बाद जो राशि बच जाती थी वह लाभ कहलाती थी, और लाभ व मजदूरी एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। तो इन दोनों में विपरीत संबंध हो गया, लाभ में और मजदूरी में।
अगर मजदूरी बढ़ेगी तो लाभ कम हो जाएगा। तो जो भी बिजनेसमैन है या जो भी कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में, जिस या किसान है मान लीजिए, और उसने मज़दूरों को लगा रखा है अपने खेत पर, तो वो जैसे ही मजदूरी बढ़ाएगा तो उसका लाभ कम हो जाएगा। तो ये भी बात उन्होंने कही है ना, ब्याज और ये लाभ एवं ब्याज के संबंध में उन्होंने ये बात कही। और उनके अनुसार उद्योग में पर्याप्त लाभ मिलने पर ही लोग पूंजी लगाते हैं। उन्होंने कहा पूंजी तभी लगाएगा जब उसको लाभ मिलेगा। अगर लाभ नहीं, उसको अंदेशा हो जाएगा कि इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ये तो अपन भी देखते हैं, आमतौर पर हमारे पास में ये ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। हम लोग जब कोई भी बिज़नेस स्थापित करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हो, 100 बार पहले इस बात का सर्वे करता है कि क्या इसमें मेरे को लाभ होगा कि नहीं होगा। तो लाभ मिलने पर ही लोग पूंजी लगाते हैं। जब उद्योगपति धंधे में पूंजी नहीं लगाकर दूसरों को उधार देता है तो उसके पारिश्रमिक को ब्याज कहते हैं। तो ये एक ब्याज हो गया कि ब्याज किसे कहते हैं कि जब वो दूसरों को उधार देता है, अपने उसमें पूंजी नहीं लगाकर दूसरों को उधार देना शुरू कर दे और उस पारिश्रमिक को फिर वो लेना शुरू कर दे, तो वो ब्याज हो गया। ब्याज के विषय में एडम स्मिथ का विचार था कि ब्याज की दर इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि यह उधार देने की जोखिम को पूरा कर सके। अब यहाँ पर एक जोखिम शब्द आया। आप जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा कर रहे हैं जिसमें जो भविष्य में कहाँ हम लोग किस उसमें, मान लीजिए हमने उधार पैसा दिया है, किसी को उधार रुपये दिए हैं और हमें ये संभावना ही नहीं है कि वो लौट के आएंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसको हम कहेंगे जोखिम है। मैंने एक जोखिम उठाया। तो जोखिम का लेवल जितना ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसमें उतना ही ब्याज वो लेंगे ताकि वो उनकी भरपाई हो जाए। तो नेचुरली जोखिम पूरा हो सके इसके लिए वो इसी हिसाब से ब्याज की मात्रा का निर्धारण होता है। इस प्रकार एडम स्मिथ का स्पष्ट मत था कि लाभ पूंजी पर प्राप्त होने वाला मुनाफा है, अर्थात पूंजी के प्रयोग के बदले जो प्राप्त होता है, तथा ब्याज लाभ का अंश भी होता है। तो ये एडम स्मिथ ने कहा किसके संबंध में, ब्याज लाभ के बारे में इन्होंने कहा। लगान के बारे में मैंने आपको भी बता दिया। अब हम लास्ट करते हैं कराधान के बारे में। एडम स्मिथ ने सरकार की आय के 2 स्रोत बताए हैं। एक तो बताया सरकारी भूमि, सरकारी संपत्ति तथा सरकारी पूंजी से प्राप्त होने वाली आय। ये तो एक सरकार के पास में जो रेवेन्यू आता है, लगान जो आगम आता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं आगम, तो वो रेवेन्यू है वो इस तरह से आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रजा से अगर हम कर वसूलें तो वसूल करके भी सरकार के पास में धन आएगा। अब ये जो धन आता है, ये जो आगम आता है, उसी को फिर सरकार अलग अलग जगहों पर प्रयोग में लाती है, उपयोग करती है, उसका सदुपयोग करती है, विकास में सदुपयोग करती है। ठीक है, तो उन्होंने करारोपण के फिर उन्होंने 4 सिद्धांत बताए कि किस प्रकार हम कर के माध्यम से सरकार को ये आगम लेना चाहिए। तो उन्होंने पहला एक नियम बताया, समानता अथवा योग्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता को ध्यान में रखकर सरकार को कर का भुगतान कर देना चाहिए। सभी नागरिकों पर कर का बोझ समान होना चाहिए, ये पहला बताया। सेकंड उन्होंने कहा निश्चितता का सिद्धांत। उन्होंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक करदाता को जो कर राशि राज्य को देनी चाहिए वह निश्चित होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया सुविधा का सिद्धांत। कर की वसूली सुविधाजनक रूप से होनी चाहिए, जिसमें कोई जटिलता नहीं हो। चौथा बताया मितव्ययिता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि कर की वसूली करने का व्यय कम होना चाहिए, यानी कि कर की वसूली करने के दौरान भी जो व्यय होता है वह भी मितव्ययी यानी कि बहुत ही तरीके से उसको लेना चाहिए, सरलीकृत भी होना चाहिए और मितव्ययी भी होना चाहिए। अब हम लास्ट एक इसका सिद्धांत है एडम स्मिथ का, पूंजी का सिद्धांत। पूंजी के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं, छोटा सा है। एडम स्मिथ पूंजी को बचत का ही रूप मानते थे। उन्होंने बचत को 2 रूपों में व्यक्त किया है। प्रथम, बचत वह भाग है जो उत्पादक श्रम को रोजगार में लगाने के काम आती है। तो अब आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। बचत वह भाग है जो उत्पादक श्रम को रोजगार में लगाने के काम आती है। दूसरा है, बचत वह भाग है जिसे हम तुरंत उपभोग के लिए काम में लाते हैं। तो एक तो श्रम को रोजगार में लगाने के लिए और एक हमें तुरंत उपभोग करने के लिए।
अब बचत के प्रथम रूप को उन्होंने पूंजी माना, जिससे कि हम श्रम को रोजगार में लगा रहे हैं। दूसरा जो था अच्छा, फिर पूंजी के भी उन्होंने दो प्रकार माने, जैसे एक तो चल तथा अचल पूंजी। फिर चल पूंजी में उन्होंने कच्चा माल, मुद्रा, निर्मित वस्तु यानी मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं जो होती हैं वो सब इन्होंने चल पूंजी में मानी, और जो कि हस्तांतरित की जा सकती हैं। जबकि अचल पूंजी को हस्तांतरण करना मुश्किल होता है, जैसे भूमि है, मशीन है, मकान है आदि। तो ये स्मिथ ने पूंजी के उपयोग के 3 कार्यों में भी होना बताया, जैसे उन्होंने बताया कि कृषि में, व्यापार में और उद्योग में 3 प्रकार से पूंजी का उपयोग होता है। उन्होंने तीनों कार्यों में कृषि में पूंजी विनियोजन को लाभप्रद माना है तथा पूंजी उपयोग को उन्होंने प्राथमिकता के अनुसार कृषि, उद्योग तथा व्यापार के रूप में क्रम निश्चित किया। उन्होंने कहा पहले कृषि में लगाओ, उसके बाद उद्योग में लगाओ और उसके बाद में व्यापार के रूप में लगाओ। और अब मैं आपको आखिरी यह है कि अदृश्य शक्ति का विचार, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इनविजिबल हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक बहुत ही छोटी सी टिप्पणी आती है और कई बार फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है। इनविजिबल हैंड पर आपको निश्चित तौर पे क्वेश्चन मिलेगा, जिसको मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, चर्चा की थी और आपको डिटेल में बताया था। लास्ट में मेरे पास में एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ का चिंतन प्रकृतिवादियों के प्राकृतिक व्यवस्था में बहुत प्रभावित था। वे इसे ईश्वरीय देन मानते थे, जो विश्वव्यापी, चिरस्थायी तथा सबके लाभ की व्यवस्था थी। वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। उनका मत था कि अदृश्य शक्ति सदैव क्रियाशील रहती है। तो दिस इज रिलेटेड टू सम गॉड्स, अपन कहते हैं ना भगवान का हाथ है, तो ये इनविजिबल हैंड एक्चुअली वो है, और वह आर्थिक क्रियाओं की एक नियामक शक्ति, रेगुलेटिव फोर्स होती है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की शक्ति होती है जो समस्त आर्थिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार अदृश्य शक्ति द्वारा ही निर्देशित होता है। इसी आधार पर उन्होंने निजी हित तथा सामाजिक हित में सहचर्य माना था, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आर्थिक क्रियाओं का सबसे अच्छा निर्णायक होता है और स्वहित की प्रेरणा से आर्थिक क्रियाएं करता है। इसी आधार पर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप को बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने विरोध किया था इस बात का। उनके मत में जब प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, अपना भला बुरा जानता है, तो सरकार को जनता के कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी अदृश्य शक्ति की आड़ में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन कर दिया था। वे विदेशी व्यापार में स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है उनके अनुसार। उन्होंने आर्थिक संस्थाओं को लाभप्रद होने के साथ ईश्वरीय इच्छा का भी प्रतीक माना है, और मनुष्य स्वार्थ हित की पूर्ति के साथ ईश्वर की इच्छा की भी पूर्ति करता है। बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ के इस विचार की कड़ी आलोचना की, और उनके अनुसार व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित सदैव एक दूसरे के पूरक नहीं होते, वे विरोधी भी होते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता विषमता को जन्म देती है तथा एवं अमीर गरीब में खाई उत्पन्न करती है तथा समाज में बेरोजगारी, वर्ग संघर्ष एवं शोषण को जन्म देती है। और अब आपको मैं स्मिथ के जो अन्य विचार हैं जनसंख्या पर और अर्थशास्त्र की परिभाषा है और इसके अलावा जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और आज हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आपको लगातार असाइनमेंट्स भी दे रही हूँ, गूगल के क्वेश्चंस देती हूँ और आप लोग करते हैं, इसके लिए सो मच थैंक्स। और आप लोगों के व्यूज़ भी हैं वीडियोस पे, आई एम रियली ग्रेटफुल, और आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।